जापानी जहाज चिक्यू चीन के हमले का बदला लेने जापान से रवाना होता है। अगर चीन पीछे नहीं हटा तो जापान एक साल में 2.6 ट्रिलियन येन गंवा सकता है। आपने शायद इसका नाम नहीं सुना होगा क्योंकि इसमें गोली नहीं चली, फिर भी इससे होने वाला नुकसान जापान को बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। 6 जनवरी 2026 को चीन ने जापानी कंपनियों को दुर्लभ पृथ्वी तत्वों की बिक्री पर सख्त प्रतिबंध लगाए। यह एक तरह से कच्चे तेल जैसा है, लेकिन आधुनिक तकनीक के लिए। आपके फ़ोन, लैपटॉप, रक्षा प्रणाली और लगभग हर तकनीकी चीज़ जिसके बारे में आप सोच सकते हैं, दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के बिना सिर्फ एक शो पीस है। समस्या सिर्फ उस माफिया की है जो इन्हें नियंत्रित करता है। जैसे ही आप उनकी दादागिरी का विरोध करते हैं, वे आपको बर्बाद कर देते हैं। वह पल आ गया जब जापान की आयरन लेडी ने एक ही वाक्य से चीन में आग लगा दी। उन्होंने कहा, चीन के ताइवान पर हमले को जापान के लिए अस्तित्व संकट मानकर हस्तक्षेप करना पड़ सकता है। चीन इतना बौखला गया कि एक चीनी अधिकारी ने बेशर्मी से उनका सिर कलम करने की बात कह दी। असली झटका डेजा वू सर्जिकल स्ट्राइक से आया। 6 जनवरी को चीन ने पहली बार दुर्लभ धातुओं पर पाबंदी लगाई। 3 दिन बाद बीजिंग ने जापानी कंपनियों को भारी दुर्लभ पृथ्वी तत्वों और चुंबकों के सभी निर्यात लाइसेंस निलंबित कर दिए। यह आर्थिक नाकाबंदी थी, और क्यों नहीं है। यह उस ताकत से अंधा है जो दुर्लभ पृथ्वी तत्व जैसे नकली नाम के पीछे छुपी है। चीन दुनिया के 70% दुर्लभ पृथ्वी उत्पादन और 90% रिफाइनिंग क्षमता को नियंत्रित करता है, इसलिए जब वे आपूर्ति रोकते हैं तो विकल्प नहीं बचता। जापान दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का सबसे बड़ा आयातक है। जनवरी में चीन ने लाइसेंस देने की प्रक्रिया धीमी की, जिससे जापानी विनिर्माण की जस्ट इन टाइम सप्लाई चेन तुरंत टूट गई। जब यह शुरू हुआ, चीन जापान को 80% दुर्लभ पृथ्वी तत्व और 1/3 चुंबक सप्लाई कर रहा था। मैंने दुर्लभ पृथ्वी तत्व को नकली नाम क्यों कहा? यह सेरियम है, जो एक दुर्लभ पृथ्वी तत्व है। शायद आपको लगता होगा कि ये तत्व बेहद दुर्लभ हैं और केवल खास जगहों पर ही मिलते हैं, लेकिन सेरियम वास्तव में पृथ्वी की सतह में तांबे से 2 गुना अधिक पाया जाता है। असल में सबसे दुर्लभ पृथ्वी तत्व थुलियम भी सोने से 5-6 गुना ज़्यादा मिलता है, यानी ये तत्व उतने दुर्लभ नहीं हैं। अगर ऐसा है तो दुनिया चीन पर इतनी निर्भर क्यों है? धमकी और ब्लैकमेल के बाद भी वे अपने दुर्लभ पृथ्वी तत्व खोजकर इस निर्भरता को खत्म कर सकते थे। सुनने में ये अच्छा लगता है, पर सिद्धांत में ही, व्यवहार में वे अब भी चीन की महाशक्ति पर निर्भर हैं, जो दुर्लभ पृथ्वी तत्वों की खोज के बाद काम आती है। इसलिए अगर कोई देश दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के भंडार खोज भी ले तो अगले चरणों में उसे चीन पर निर्भर रहना पड़ता है। उनका निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये एक जगह केंद्रित नहीं होते और अयस्क का 5% से भी कम हिस्सा उपयोगी होता है। ये थोरियम, यूरेनियम जैसे रेडियोधर्मी तत्वों के साथ मिलते हैं। इन्हें अलग करने के लिए 100 से ज़्यादा प्रसंस्करण चरणों चाहिए, क्योंकि ये रासायनिक रूप से एक जैसे होते हैं। चीनी बायन ओबोखान कम गुणवत्ता वाले अयस्क से उपयोगी सामग्री पाने के लिए उसे 100 से ज़्यादा बार पृथक्करण चक्रों से गुजारती है। पूरा प्रोसेस बहुत ज़्यादा ऊर्जा खर्च करता है, जहरीले कचरे के पहाड़ बना देता है और इसमें बहुत ज़्यादा खर्च आता है। इसलिए लगभग कोई भी इस काम के लिए संयंत्र बनाना नहीं चाहता। अधिकांश देशों के पास यह तकनीक नहीं है, या वे पर्यावरण के कारण सीमित हैं। यूरोप पर्यावरण नुकसान के डर से इससे बचता है, जबकि चीन के पास दोनों हैं। इससे चीन को यह भ्रम हो गया कि वह किसी को भी धमका सकता है और बदले की कार्रवाई से बच सकता है, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने 2010 में किया था। 7 सितंबर 2010 को एक चीनी मछली पकड़ने वाली नाव ने सिंकाकू द्वीपों के पास जापानी कोस्ट गार्ड जहाज को टक्कर मारी थी। यह नाम आपने पहले भी सुना होगा। पूर्वी चीन सागर के विवादित द्वीपों को लेकर दोनों देश दशकों से लड़ रहे हैं। जापान ने कप्तान को गिरफ्तार किया, ये आम बात थी। चीन ने आक्रामक कदम उठाते हुए जापान को दुर्लभ पृथ्वी तत्व की सप्लाई बिना किसी आधिकारिक घोषणा या औपचारिक प्रतिबंध के चुपचाप रोक दी, जबकि चीन ने सार्वजनिक रूप से किसी भी प्रतिबंध से इनकार किया। लेकिन आंकड़े कुछ और ही कहानी बताते हैं। कस्टम रिकॉर्ड ब्रेकर्स बताते हैं कि चीन ने अपने कुल दुर्लभ पृथ्वी निर्यात कोटे को 2008 के 65,000 टन से घटाकर 2010 में लगभग 30,000 टन कर दिया। यह 54% की बड़ी कटौती थी। जापान ने कोई गलती नहीं की थी, फिर भी उस समय उसकी स्थिति खराब होने के कारण उसे इस फैसले पर पछतावा हुआ। 2010 में जापान की हालत आज से भी खराब थी। वे 90% दुर्लभ पृथ्वी तत्व, खासकर वे भारी तत्व, चीन से आयात करते थे, जो कारों और इलेक्ट्रॉनिक्स के मैग्नेट्स में जरूरी थीं। लगभग सब कुछ एक ही स्रोत से आता था, जो राजनीतिक कारणों से अचानक गायब हो सकता था।
उस प्रतिबंध ने जापान का गला घोंटना शुरू कर दिया और कीमतें आसमान छूने लगीं। भारी दुर्लभ धातुओं की कीमतें 400-600% तक बढ़ीं। कुछ मामलों में एक साल में 10 गुना तक बढ़ीं। जापानी कार कंपनियां हाइब्रिड मोटरों की सामग्री के लिए जूझ रही थीं। इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्रियां फंसी थीं और उत्पादन लाइनें बंद होने लगी थीं। पूरा औद्योगिक क्षेत्र ठप हो गया था। दुनिया ने देखा कैसे एक देश ने अहम सामग्रियों पर नियंत्रण को हथियार बनाया। जापान ने इसे अस्थायी रूप से संभाला। उसने यूरोपीय संघ और अमेरिका के साथ मिलकर चीन को विश्व व्यापार संगठन में घसीटा। 4 साल बाद 2014 में वे जीत गए और चीन को निर्यात कोटा सिस्टम छोड़ना पड़ा। समस्या सुलझ गई है ना? बिल्कुल नहीं। बीजिंग ने बस रणनीति बदल ली। कोटे की बजाय उन्होंने सख्त लाइसेंसिंग का इस्तेमाल किया और पूरे दुर्लभ पृथ्वी उद्योग को सीधे सरकारी नियंत्रण में एकीकृत कर लिया। लेकिन जापान के चिंतित चेहरे के पीछे एक शांत प्रतिभा थी जिसने चुपचाप चीन को हटाने की योजना बनाई थी। 2010 के संकट के 1 महीने बाद जापान ने चीनी दुर्लभ पृथ्वी तत्वों से निर्भरता खत्म करने के लिए 100 अरब येन का आपातकालीन बजट मंजूर किया। यह अब राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन बन गया। यह एक पूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन बन गया। सरकार ने अपने अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय और जोगमैक के जरिए एक पूरी रणनीति तैयार की। अगले 15 सालों में उन्होंने 4 मुख्य तरीकों पर पूरा जोर दिया। उन्होंने अपने उत्पादों में वास्तव में जितनी दुर्लभ पृथ्वी तत्वों की जरूरत थी उसे कम किया। ऐसे वैकल्पिक पदार्थ खोजे जो वही काम कर सकें। पुराने उपकरणों से दुर्लभ पृथ्वी तत्व निकालने के लिए रिसाइक्लिंग को बड़े पैमाने पर बढ़ाया और चीन के बाहर पूरी तरह से नए आपूर्ति स्रोत बनाए। यह खेल 2011 में लाइनस रेयर अर्थ्स में $250 मिलियन निवेश करने से शुरू हुआ। इससे ऑस्ट्रेलिया की माउंट वेल्ड खान से मलेशिया के प्रोसेसिंग प्लांट्स तक नया आपूर्ति मार्ग बना। इससे चीन बाहर हो गया और यह दुनिया का सबसे बड़ा गैर चीनी दुर्लभ पृथ्वी स्रोत बन गया। जापान ने वियतनाम और नामीबिया में खनन परियोजनाओं का भी समर्थन किया। कंपनियों को कम डिस्प्रोसियम और अन्य दुर्लभ तत्वों का उपयोग करने के लिए घटकों को फिर से डिजाइन करने के लिए सब्सिडी दी और मूल रूप से हर संभव तरीके से इस समस्या का समाधान करने की कोशिश की। लेकिन क्या ये सारी मेहनत काम आई? 2024 तक जापान ने चीन की हिस्सेदारी 90% से घटाकर लगभग 60 से 63% कर दी। फिर भी यह आंकड़ा काफी ज्यादा है, लेकिन जहां से उन्होंने शुरुआत की थी वहां से यह बहुत बड़ी प्रगति है। 15 साल और अरबों डॉलर बाद जापान ने बैकअप सप्लायर बनाए, भंडार जमा किए और इंडस्ट्रीज को फिर से डिजाइन किया। जनवरी 2026 में चीन ने फिर स्विच पलटा, लेकिन जापान अब भी इतना असुरक्षित था कि उसकी अर्थव्यवस्था तबाह हो गई। जापान ने बैन को अस्वीकार्य मानते हुए WTO गया और क्वाड के तहत अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत के साथ इमरजेंसी कॉल्स कर वैकल्पिक सप्लाई खोजने लगा। वही पैटर्न दोहराया गया। जापान फिर धमकाया गया। नवंबर 2025 में जापान के नए प्रधानमंत्री ने संसद में कहा कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो 2015 के सुरक्षा कानूनों के तहत यह जापान के लिए अस्तित्व का संकट हो सकता है। इन शब्दों का कानूनी महत्व गंभीर है। जापानी कानून में अस्तित्व का संकट का मतलब है जापान सामूहिक आत्मरक्षा शुरू कर सकता है। वे अपने आत्मरक्षा बलों को सहयोगियों, संभवतः ताइवान की मदद के लिए तैनात कर सकते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से शांतिवादी संविधान वाले देश के लिए यह बड़ी बात थी। बीजिंग ने इसे अपनी एक चीन नीति पर सीधा हमला माना और ताकेची से इसे वापस लेने की मांग की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। हालात जल्दी बिगड़ गए। ओसाका में चीनी कौंसल जनरल शू त्सियान ने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा पोस्ट किया जो राजनयिक सीमाएं पार कर गया। उन्होंने लिखा कि घुसपैठ करने वाली गंदी गर्दन को बिना हिचकिचाए काट देना चाहिए। यह सीधी धमकी थी। टोक्यो ने तुरंत औपचारिक विरोध दर्ज कराया, लेकिन बीजिंग पीछे हटने को तैयार नहीं था। राजनयिकों की मुलाकात हुई और बीजिंग लगातार पूरी तरह से वापसी की मांग करता रहा। वे इसे इस तरह पेश कर रहे थे जैसे जापान एक बार फिर एशिया पर हावी होने की कोशिश कर रहा है, जिससे अपने देश में राष्ट्रवादी गुस्से को हवा मिल रही थी। जब राजनयिक बहस में थे, चीन का वाणिज्य मंत्रालय असली सजा की तैयारी कर रहा था। साल 2025 के दौरान वे एक कानूनी ढांचा तैयार कर रहे थे ताकि दुर्लभ पृथ्वी तत्वों को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सके, जो 2010 की तुलना में कहीं ज्यादा घातक था। अप्रैल 2025 में उन्होंने पहली बार 7 भारी दुर्लभ पृथ्वी तत्वों पर निर्यात नियंत्रण लगाया और अक्टूबर में दूसरी लहर लाई। 8 नई अधिसूचनाएं आईं जिन्होंने बाजी पलट दी। अब ये नियम सिर्फ कच्चे माल तक सीमित नहीं थे। इनमें प्रोसेसिंग उपकरण, तकनीक और सैन्य उपयोग की चीजें शामिल थीं।
सबसे होशियारी भरी चाल थी एफिलिएट्स रूल। अगर किसी उत्पाद में 0.1% चीनी दुर्लभ पृथ्वी सामग्री है या वह चीनी तकनीक से बना है तो विदेशी कंपनियों को निर्यात के लिए बीजिंग की मंजूरी लेनी होगी। अगर किसी उत्पाद में किसी भी चरण में चीनी दुर्लभ पृथ्वी तत्व या तकनीक इस्तेमाल हुई है तो चीन उस पर नियंत्रण का दावा करता है, चाहे वह ऑस्ट्रेलिया या वियतनाम में बना हो। इसका मतलब है जापान के लिए हजारों घावों से मौत जैसी स्थिति, अधिकतम आर्थिक नुकसान, कम अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया और WTO में शिकायत का ठोस सबूत नहीं। चीन ने यह संदेश दिया कि अगर आप ताइवान की रक्षा करने का इशारा भी करते हैं तो हम बिना गोली चलाए आपकी अर्थव्यवस्था को पंगु बना सकते हैं। लेकिन जापान ने कुछ पागलपन करने का फैसला किया। इतना पागलपन कि उन्होंने खुद को 700 सालों तक आत्मनिर्भर बना लिया। 12 जनवरी 2026 को, कुछ ही दिनों बाद जब चीन ने शिकंजा कसना शुरू किया, एक विशाल जापानी ड्रिलिंग जहाज जिसका नाम चिक्क्यू था एक अजीब से द्वीप की ओर रवाना हुआ। वे मिनामी तोरिशिमा की ओर रवाना हुए, जो प्रशांत महासागर के सबसे दूरस्थ द्वीपों में से एक है। मैं इसे अजीब इसलिए कहता हूं क्योंकि यह टोक्यो से 1181 मील दूर है, बिल्कुल सुनसान जगह पर। उस द्वीप पर कोई स्थायी निवासी नहीं है। तो इस द्वीप को पागलपन भरा क्यों मानते हैं? असली खजाना द्वीप पर नहीं, उसके चारों ओर के पानी में है। यह किसी मिशन इम्पॉसिबल जैसा था। समुद्र तल में 6000 मीटर ड्रिल कर दुर्लभ पृथ्वी तत्वों से भरपूर कीचड़ निकालो। यह करीब 4 मील गहरा है, माउंट फूजी की ऊंचाई से भी ज्यादा। वहां नीचे दबाव इतना ज्यादा है कि वह इंसानों द्वारा बनाई गई किसी भी चीज को लगभग कुचल सकता है। सबसे पागलपन भरी बात यह है कि इतनी गहराई पर लगातार खनन करने की कोशिश पहले कभी किसी ने नहीं की थी। यह असंभव लगता है, लेकिन असंभव को पार करना जापानी पहचान है। 2 फरवरी को 3 हफ्ते बाद उन्होंने सफलता की घोषणा की और आंकड़े हैरान करने वाले हैं। समुद्र तल में 1.6 करोड़ टन दुर्लभ पृथ्वी ऑक्साइड्स हैं, जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा भंडार है। महत्वपूर्ण यह है कि इसमें भारी दुर्लभ पृथ्वी तत्व हैं जिनकी आपूर्ति चीन ने अभी बंद की है। इसमें 730 साल का डिस्प्रोसियम और 780 साल का इट्रियम है। यह कीचड़ असल में लाखों साल पुरानी मछलियों की हड्डियां हैं जिनमें दुर्लभ पृथ्वी तत्व हैं। जापानी वैज्ञानिकों ने इन्हें 5000 से 22000 पार्ट्स पर मिलियन तक केंद्रित करने का तरीका खोजा। उन्होंने कम गुणवत्ता वाले कीचड़ को खदान जैसा समृद्ध बना दिया। अगर वे 2027 तक इसे रोज 350 टन तक बढ़ा लें तो जापान आत्मनिर्भर हो सकता है। वे अपनी सुरक्षा के लिए दांव लगा रहे हैं। टोक्यो ने वियतनाम और ऑस्ट्रेलिया में खनन परियोजनाओं के लिए 39 अरब येन खर्च किए। यह 780 अरब डॉलर के बजट में करीब 4 अरब ग्रीन टेक्नोलॉजी और 242 मिलियन रिसाइकलिंग के लिए हैं, जो पिछले साल से 60% ज्यादा है। टेक कंपनियां भी तेजी से बढ़ रही हैं। प्रोटेरियल ने अभी ऐसे मैग्नेट का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू किया है जिन्हें डाइस्प्रोसियम या टर्बियम की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। निसान ने रिसाइकलिंग लागत को आधा कर दिया है। जापान अपनी जरूरतों का 15 से 20% पुराने उपकरणों और कारों की रिसाइकलिंग से पूरा करना चाहता है। ऑस्ट्रेलियाई लिनस पाइपलाइन पूरी क्षमता पर है। वियतनामी और नामीबियाई परियोजनाओं पर जोर है। हर गैर चीनी स्रोत ओवर टाइम चल रहा है। समस्या ये है कि इनमें से कुछ भी जापान को अब भी नहीं बचा सकता। डीप सी माइनिंग 2027 तक संभव नहीं और रिसाइकलिंग से सिर्फ 20% ही पूरा होता है। अन्य आपूर्तिकर्ता तुरंत उत्पादन नहीं बढ़ा सकते। जापान के पास 6 माह का भंडार है और योजनाओं का लाभ मिलने में साल लगेंगे। तब तक चीन की पकड़ मजबूत है। क्या जापान तब तक टिक सकता है या बीजिंग का आर्थिक दबाव उसे जल्दी ताइवान पर झुकने को मजबूर करेगा? नोमुरा रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक अगर चीन यह स्थिति 3 महीने रखता है तो जापान को 660 अरब येन करीब 4.3 अरब डॉलर का नुकसान होगा और जीडीपी 0.1% घटेगी। यह कष्टदायक है लेकिन सहन किया जा सकता है। पर अगर यह 1 साल चले 2.6 ट्रिलियन येन चला जाएगा। यह लगभग 17 अरब डॉलर है। यह जीडीपी का 0.4% कम है। विश्लेषकों ने चेताया कि ऐसी स्थिति बनी रही तो वास्तविक जीडीपी में 1.3% से 3.2% तक गिरावट हो सकती है। जापान दुनिया में सबसे ज्यादा दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का आयात करता है। शुरुआत में चीन उसे 80% दुर्लभ धातुएं और 1/3 चुंबक सप्लाई करता था। इससे सबसे पहले कार उद्योग प्रभावित हुआ।
हाइब्रिड और ईवी मोटर्स के लिए 2-3 किलोग्राम नियोडीमियम मैग्नेट्स जरूरी हैं। इनके बिना उत्पादन नहीं हो सकता। जनवरी 2026 में होंडा ने कई फैक्ट्रियों में उत्पादन रोका। टोयोटा ने वैश्विक उत्पादन लक्ष्य घटाए, जिससे सैकड़ों हजार वाहन प्रभावित हुए। सुजुकी ने दुर्लभ पृथ्वी तत्व की कमी के कारण स्विफ्ट निर्माण बंद किया। यह तब हो रहा है जब वैश्विक ईवी मांग 7.7% बढ़ रही है। जापानी ऑटोमोबाइल कंपनियां चीनी और कोरियाई प्रतिस्पर्धियों से पिछड़ रही हैं, जिन्हें निर्यात प्रतिबंधों का सामना भी नहीं करना पड़ रहा है। कमोडिटी की कीमतें बेकाबू हो गई हैं। मुख्य मैग्नेट सामग्री NdPr ऑक्साइड जनवरी में करीब $1 लाख प्रति टन पहुंचा, जो वर्षों में सबसे ऊंचा है। चीनी सप्लायर्स ने टियर प्राइसिंग और न्यूनतम ऑर्डर शर्तों से खेलना शुरू किया, जिससे छोटी कंपनियां बाहर हो गईं। जापान की पुरानी कारों के 1.5 ट्रिलियन येन निर्यात बाजार में कीमतें स्थिर रहीं। नई कारों की डिलीवरी में देरी हुई। अचानक सभी तुरंत मिलने वाली इस्तेमाल की हाइब्रिड और पेट्रोल कारें चाहने लगे। टोयोटा लैंड क्रूजर और अल्फर्ड्स रूस व अफ्रीका भेजी जा रही थीं। इसी दौरान नई सस्ती बिना दुर्लभ पृथ्वी वाली बैटरियों के कारण इस्तेमाल की गई ईवी की कीमतें गिरीं। जापानी फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, जबकि वॉशिंगटन में हलचल है। जापान के वित्त मंत्री और अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी ने आपातकालीन बैठक बुलाई, और वे अकेले नहीं हैं। यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, भारत, मैक्सिको सभी वहां हैं और एक ही मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। चीन को कैसे रोका जाए? वे इसे जोखिम कम करना कहते हैं, लेकिन असल में हमें चीन पर निर्भरता खत्म करनी होगी, इससे पहले कि वो हमें पूरी तरह जकड़ ले। एक सुझाव है कि दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का न्यूनतम मूल्य तय किया जाए, ताकि चीन सस्ता कच्चा माल बेचकर बाजार न भर सके और प्रतियोगियों को दिवालिया न करे, जैसा 2012 के बाद हुआ था। यह कदम जल्दबाजी में नहीं लिया गया। अक्टूबर 2025 में इस संकट के भड़कने से पहले टेकीची और ट्रंप ने एक बड़ा फ्रेमवर्क समझौता साइन किया था, जो तकनीकी रूप से बाध्यकारी नहीं था, लेकिन इसके मायने बड़े थे। उन्होंने क्रिटिकल मिनरल सप्लाई सिक्योरिटी रैपिड रिस्पॉन्स ग्रुप बनाया। यह सुनने में तो एक नौकरशाही शब्दजाल जैसा लगता है, लेकिन असल में यह अमेरिका और जापान का कहना है कि हम अपनी खुद की दुर्लभ पृथ्वी प्रणाली बना रहे हैं और चीन तुम्हें इसमें आमंत्रित नहीं किया गया है। खानों के लिए संयुक्त फंडिंग, साझा भंडार और परमिट्स की शीघ्र मंजूरी। जापान और यूनाइटेड किंगडम भी हिरोशिमा समझौते में शामिल हैं, जो चुंबक पुनर्चक्रण और आपूर्ति श्रृंखला डेटा की साइबर सुरक्षा पर काम कर रहे हैं। सभी अपने बचाव के उपाय कर रहे हैं। बीजिंग ये सब देख रहा है और नाराज है। उन्हें लगता है कि पूरा पश्चिम उन्हें घेरना चाहता है। वे इसे चीन के उदय को रोकने के लिए बनाई गई घेराबंदी और जीरो सम गेम बता रहे हैं। चीनी अधिकारी अपने निर्यात नियंत्रण को जायज मानते हैं। वे इसे जापान के पुनः सैन्यकरण और अमेरिकी आर्थिक आक्रामकता में शामिल होने के जवाब में कानूनी प्रतिक्रिया मानते हैं। चीनी विश्लेषकों का कहना है कि जापान सिर्फ इसलिए चीन पर निर्भर था क्योंकि वहां के दुर्लभ पृथ्वी तत्व सस्ते और बेहतर थे, लेकिन अब टोक्यो अपने फैसलों का शिकार बता रहा है। ये कदम दिखाता है कि बीजिंग कितना सोच समझकर चलता है। 2025 के अंत में चीन ने मलेशिया में अमेरिका के साथ व्यापार समझौते के बाद कुछ समय के लिए निर्यात नियंत्रणों में ढील दी थी। चीन ने साबित कर दिया कि वह जब चाहे प्रतिबंधों को कड़ा कर सकता है, फिर कूटनीतिक या व्यापारिक बातचीत के तहत खास साझेदारों के लिए उन्हें आसान भी कर सकता है। बीजिंग को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में दबदबा मिलता है और संदेश जाता है कि दबाव चुनिंदा तौर पर डाला जा सकता है, राहत बातचीत से मिलेगी। CSIS के विश्लेषक इसे महत्वपूर्ण खनिजों के जरिए दबाव की कूटनीति का सटीक उदाहरण कह रहे हैं। जापान एक नाजुक संतुलन पर चल रहा है। वे सार्वजनिक रूप से इस प्रतिबंध की कड़ी निंदा कर रहे हैं और औपचारिक विरोध दर्ज करा रहे हैं, इसे बिल्कुल अस्वीकार्य बता रहे हैं। लेकिन टोक्यो चुपचाप यह छुपा रहा है कि दुर्लभ पृथ्वी खनिजों की कटौती कितनी गंभीर है। वे जनसामान्य में घबराहट नहीं फैलाना चाहते या खुद को ऐसी स्थिति में नहीं डालना चाहते जहां पीछे हटना असंभव हो जाए। लेकिन हैरानी की बात है कि सारी उथल पुथल के बाद भी ताकेइची अब भी अपनी सबसे बड़ी सुपर पावर रखती हैं। ताकेइची का ताइवान पर कड़ा रुख अभी तक उनके सर्वेक्षण आंकड़ों को नुकसान नहीं पहुंचा पाया है। जापानी मतदाताओं को इससे कोई दिक्कत नहीं लगती। उन्हें अधिकांश जापानी नागरिकों का मजबूत समर्थन प्राप्त है। लेकिन व्यापार लॉबी घबरा रही हैं। वे सरकार पर पर्दे के पीछे दबाव बना रही हैं कि कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे कॉरपोरेट मुनाफा बर्बाद न हो। वॉशिंगटन इसे एक प्रमाण के रूप में देखता है। चीन देख रहा है कि क्या जरूरी संसाधन रोककर बड़ी अर्थव्यवस्था को झुकने पर मजबूर किया जा सकता है। अगर यह सफल रहा
तो दक्षिण कोरिया या ऑस्ट्रेलिया भी निशाने पर आ सकते हैं। इसी वजह से अमेरिका अपने सहयोगियों के साथ मिलकर दुर्लभ पृथ्वी परियोजनाओं में तेजी से निवेश कर रहा है और आपातकालीन भंडार बना रहा है। यूरोप, भारत, दक्षिण कोरिया, वे देश जो अभी निशाने पर भी नहीं हैं, वे सभी अपने खुद के बैकअप प्लान बनाने के लिए भागदौड़ कर रहे हैं। अगर 15 साल की तैयारी के बाद भी जापान के साथ ऐसा हुआ तो यह किसी के साथ हो सकता है और इस बार नुकसान कई गुना हो सकता है। 2014 में जब जापान, EU और अमेरिका ने WTO में चीन को हराया था तो इसका कारण चीन द्वारा स्पष्ट निर्यात कोटा का उपयोग था। इस बार बीजिंग ने सब कुछ राष्ट्रीय सुरक्षा और ड्यूल यूज कंट्रोल्स में छिपा लिया है, जिससे WTO नियम कमजोर पड़ जाते हैं और चीन के लिए बचाव आसान हो गया है। शायद एक और WTO केस हो, लेकिन वैश्विक व्यापार सिस्टम पहले ही बिखर चुका है। सेमीकंडक्टर युद्ध और जवाबी टैरिफ हर जगह हैं, तो एक और केस अब मायने नहीं रखता। चीन ने साबित कर दिया कि उसने ऐसा आर्थिक हथियार खोजा है जिसे अंतर्राष्ट्रीय कानून से रोकना मुश्किल है। और हर पश्चिमी सरकार को अब एहसास हो रहा है कि जिन संस्थाओं को वे अपनी सुरक्षा के लिए मानते थे वे शायद बेकार साबित हों, लेकिन इसका असर सिर्फ जापान की सीमाओं तक ही सीमित नहीं है। पूरी दुनिया जरूरी सामग्रियां हासिल करने के अपने तरीके को फिर से व्यवस्थित करने के लिए भागदौड़ कर रही है और ये सब बहुत तेजी से हो रहा है। जुलाई 2025 में ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका ने क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव शुरू की। वे तकनीकी मानकों को एक समान करने की कोशिश कर रहे हैं, यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन कौन सी सामग्रियां वास्तव में जरूरी हैं और एक संयुक्त निवेश मंच बना रहे हैं ताकि वे एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने के बजाय मिलकर खनन परियोजनाओं को फंड कर सकें। भारत चीन पर निर्भरता घटाने की कोशिश कर रहा है। फरवरी 2026 के बजट में नई दिल्ली ने 4 राज्यों ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में दुर्लभ पृथ्वी तत्व कॉरिडोर की घोषणा की। वे चीन के नियंत्रण से बाहर वैकल्पिक आपूर्तिकर्ता बनने के लिए खनन और प्रसंस्करण के लिए एकीकृत क्षेत्रीय इकोसिस्टम बना रहे हैं, जबकि यूरोप की योजनाएं अलग हैं। गैलियम, जर्मेनियम और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों पर चीन के निर्यात नियंत्रण ने यूरोपीय संघ को 2026 में यूरोपियन क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स सेंटर स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। वे जापान की रणनीति की नकल कर रहे हैं और जिस चीज को वे प्रकृति सकारात्मक विविधीकरण कहते हैं उस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। यह खनन मॉडल सिर्फ कम कीमत की होड़ के बजाय पर्यावरण और सामाजिक लागतों का ध्यान रखता है और वैश्विक खनन मानकों में बदलाव ला रहा है। G7 जीवन चक्र मूल्यांकन आधारित खरीद को बढ़ावा दे रहा है, जिसमें पर्यावरण को नुकसान, रेडियोधर्मी कचरा और अधिक जल उपयोग से बने दुर्लभ पृथ्वी तत्वों को दंडित किया जाता है। यही चीनी उत्पादन की आलोचना के मुख्य कारण हैं। आंकड़े बताते हैं कि घबराहट क्यों है। 2024 में दुर्लभ पृथ्वी स्थायी मैग्नेट का वैश्विक बाजार $13 अरब से ज्यादा था। 2030 तक इसके $25 अरब तक पहुंचने का अनुमान है। मुख्य मैग्नेट सामग्री NdPr ऑक्साइड की मांग हर साल 7.7% की दर से बढ़ रही है, लेकिन एक समस्या है। यहां तक कि अगर हर गैर चीनी रिफाइनिंग प्रोजेक्ट जो अभी योजना में है वास्तव में बन भी जाए और अपने लक्ष्य पूरे कर ले तो भी 2030 तक वे शायद 30,000 टन की क्षमता ही पैदा कर पाएंगे। यह बहुत ज्यादा लगता है जब तक आपको एहसास नहीं होता कि यह अनुमानित वैश्विक मांग का सिर्फ 15 से 20% ही है। चीन भविष्य में भी दुर्लभ पृथ्वी तत्वों की रिफाइनिंग पर नियंत्रण रखेगा, जबकि बाकी लोग विकल्प तैयार करने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। उनके पास पहले से ही बहुत बढ़त है, बेहतरीन विशेषज्ञता है और जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से मौजूद है। नई वैश्विक व्यवस्था अब सैन्य गठबंधनों या विचारधारा से नहीं, बल्कि उन लोगों से तय होती है जो जरूरी सामग्रियों पर नियंत्रण रखते हैं। और अभी के लिए चीन अभी भी उस खेल में आगे है, जबकि बाकी सभी उसे पकड़ने की दौड़ में लगे हुए हैं। 2024 में चीन दुनिया के 60 से 70% दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का उत्पादन करता है और ज्यादातर प्रोसेसिंग पर उसका नियंत्रण है। 2025 की एक रिपोर्ट ने बाजार संकेंद्रण मापने के लिए हरफिंडाल हिर्शमैन इंडेक्स का उपयोग किया। चीन का स्कोर 4000 से ज्यादा था। 2500 से ऊपर स्कोर उच्च संकेंद्रण दिखाता है। 4000 से ज्यादा ये पूरी तरह एकाधिकार है। चाहे दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का खनन ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका में हो, अयस्क प्रोसेस कराना ही पड़ेगा। और प्रोसेसिंग अब भी ज्यादातर चीन में होती है। यही असली जाल है। चीन जितना खनिजों का उपयोग हथियार की तरह करता है, दुनिया उतनी ही तेजी से अलग अलग खनिज ब्लॉकों में बंट रही है। एक ब्लॉक चीन के इर्द गिर्द केंद्रित है,
जो उनकी रिफाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा है, और इसमें एशिया के कुछ हिस्से और अफ्रीकी साझेदार भी शामिल हैं। अमेरिका, जापान, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया और भारत वाला दूसरा ब्लॉक हर हाल में समानांतर सप्लाई चेन बनाने की कोशिश कर रहा है। यह विभाजन पहले से शुरू हो चुका है। देश दुर्लभ पृथ्वी तत्वों की आपूर्ति के लिए बाजार से दोगुनी तिगुनी कीमत देने को तैयार हैं, ताकि राजनीतिक कारणों से आपूर्ति न रुके। इसके आगे 3 रास्ते हैं और हर रास्ता अलग दुनिया की ओर जाता है। पहला रास्ता यह है कि जापान इस चुनौती को पार कर लेता है और वास्तव में इसमें सफल हो जाता है। 2030 तक उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति से चीन पर निर्भरता 50% से कम कर दी। वियतनामी और ऑस्ट्रेलियाई आयात बढ़े हैं। गहरे समुद्र में खनन से नतीजे मिल रहे हैं। डिस्प्रोसियम मुक्त चुंबक हर जगह उपयोग हो रहे हैं। चीन अब भी सबसे बड़ा खिलाड़ी रहेगा, लेकिन वह अब जापान की आपूर्ति नहीं रोक सकता। दूसरा रास्ता यह है कि हालात बिगड़ें और ताइवान पर सैन्य संघर्ष हो जाए, या फिर चीन बस कह देता है छोड़ो और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों की आपूर्ति पूरी तरह बंद कर देता है। जापान और पश्चिमी देश जवाब में चीन को सभी उन्नत तकनीक के निर्यात पर प्रतिबंध लगा देते हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था सिर्फ लड़खड़ाती नहीं बल्कि पूरी तरह से ध्वस्त हो जाती है। जापान की जीडीपी 3% से ज्यादा गिरती है और वैश्विक कार उत्पादन सालों तक ठप रहता है। यह एक बड़ी मंदी है, लेकिन तीसरा रास्ता सबसे चौंकाने वाला है। जापान का गहरे समुद्र वाला जुआ सफल रहता है। 2030 तक वे मिनामितोरी में मौजूद 1.6 करोड़ टन दुर्लभ पृथ्वी तत्वों को समुद्र तल से निकाल और परिष्कृत कर रहे होते हैं। जापान न केवल चीन की पकड़ से निकलता है बल्कि पूरा खेल ही पलट देता है। अचानक वे एक बड़े आपूर्तिकर्ता बन जाते हैं और दुनिया को भारी दुर्लभ पृथ्वी तत्व बेचने लगते हैं। इससे चीन का एकाधिकार लगभग खत्म हो जाता है। जापान अब मजबूर खरीदार से स्वतंत्र उत्पादक बन गया है, जो अपने फैसले खुद लेता है। कौन सा परिदृश्य सच होगा, यह समय बताएगा।